क्या हाल है जी तुम लोगों का? ठीक है। चलिए, आज एक नया टॉपिक है ज्योग्राफी का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेनुडेशन के बारे में। डेनुडेशन आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। देखिए क्या है ये टॉपिक। तो अगर मैं आपसे कहूँ डेनुडेशन क्या है, तो इससे पहले मैंने रॉक्स बताया था। हर दिन क्लास चल रही है, आप लोग जुड़े रहिए इससे। और सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी मत रखिए भाई, थोड़ा सीनियर टीचर हूँ, इज्जत तो कर लो। हाँ? तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब आइए देखिए, डेनुडेशन क्या है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी भी जो कहा जाता है CAPF या CDS का एग्जाम हुआ है, उसमें भी डेनुडेशन से दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। है क्या ये? तो देखिए क्या है ये डेनुडेशंस। इसको हिंदी में कहते हैं अनाच्छादन। याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? अनाच्छादन। अनाच्छादन। अनाच्छादन कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहते हैं? अनाच्छादन। अनाच्छादन का मतलब क्या है पहले बताइए। आच्छादित होना का क्या मतलब होता है? आच्छादित होने का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप रात में सोते हैं चादर ओढ़ के, तो आप क्या कहते हैं कि हमने शरीर को चादर से आच्छादित कर दिया। आच्छादित कर दिया, इसका मतलब कवर्ड कर दिया अपने शरीर को। अब इसका मतलब क्या है देखिए। पृथ्वी जो बनी थी, मुझे बताइए वो किस रॉक्स की बनी थी? सन से निकल के आई थी और मैग्मा से बनी थी, यानी आग्नेय चट्टान से बनी थी। तो प्राइमरी रॉक्स थी, यानी पृथ्वी सबसे पहले आग्नेय चट्टान की थी। लेकिन आज के डेट में उसके सतह पे सबसे ज्यादा कौन से रॉक्स फैल गए हुए हैं? कौन से रॉक्स फैल गए हुए हैं? अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। 75% क्षेत्र पे, सरफेस पे कौन सा रॉक्स फैला हुआ है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स फैला हुआ है। इसका मतलब है कि इग्नियस रॉक्स पहले पृथ्वी जब बनी थी उस समय था, उसका टूटना हुआ, टूटा और फिर सेडिमेंट बना, और फिर सेडिमेंट बन के वो बिछा दिया गया। लेकिन ये सेडिमेंट्स बनाने का काम किया किसने? नदियों ने किया है, हवाओं ने किया है, या फिर समुद्री लहरों ने किया है, या हिमानी ने किया है, ग्लेशियर ने किया है। ये सारी सारी बहिर्जात शक्तियां हैं जो पृथ्वी के ऊपर दबाव डालती हैं, उसको टुकड़े टुकड़े करती हैं, सेडिमेंट्स में तोड़ देती हैं और पृथ्वी के चारों तरफ भर देती हैं। इसका मतलब है कि डेनुडेशन है क्या? तो डेनुडेशन का मतलब है इट इज द कवरिंग प्रोसेस ऑफ अर्थ। यानी पृथ्वी जब से बनी है तब से तोड़ फोड़ हुए जा रहा है। पृथ्वी की एक जगह से चट्टान को दूसरी जगह ले जाके वहां बिछा दिया जाता है, और पृथ्वी का संरचना भी बदलता रहता है, ऊपर से कवरिंग प्रोसेस बदलता रहता है। तो डेनुडेशन में देखिए क्या है, इट इज द कवरिंग प्रोसेस ऑफ अर्थ। याद रखिएगा, कोई भी चट्टान टूटती है और फिर कहीं ले जाके बिछा दी जाती है। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है उसी को डेनुडेशन कहते हैं। इस चैप्टर में आप पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ज्यादा नहीं, 30 से 35 मिनट में सारा चीज आपको सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम डेनुडेशन को। देखिए, डेनुडेशन जो होता है ना, ये 4 स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप है इसको कहते हैं विदरिंग। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? विदरिंग। क्या कहते हैं? विदरिंग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अपक्षय। क्या कहते हैं? अपक्षय। इसको हिंदी में अपक्षय कहते हैं। क्या है ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन उसके बाद अगर मैं कहूं कि विदरिंग के बाद दूसरा जो टर्म है, इसको हम कहते हैं मास वेस्टिंग। समझे? क्या कहते हैं इसको? मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग कहते हैं इसको। इसको हटा देते हैं, यहां पे लिख देते हैं। मास वेस्टिंग का हिंदी मतलब होता है वृहत क्षरण। समझ गए? वृहत क्षरण। और तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन। 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 देखिए, बिल्कुल वो क्लास चल रही है जो ऑफलाइन में चल रही थी, यानी परिवहन, उसको कहते हैं परिवहन। और लास्ट में होता है जिसको हम कहते हैं इरोजन, अपर्दन। समझे? तो डेनुडेशन इन 4 स्टेप में संपादित होता है। अपर्दन, इरोजन। तो सबसे पहले हमें समझना है विदरिंग क्या है। सबसे पहले क्या समझना है? विदरिंग क्या है। देखिए, विदरिंग क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था आग्नेय चट्टान था, इग्नियस रॉक्स था। पूरे पृथ्वी पे इग्नियस रॉक्स था, उस समय सेडिमेंट्री रॉक्स था ही नहीं। इसका मतलब है चट्टान अपने स्थान पे कभी टूटी होगी, फिर सेडिमेंट्स बनी होगी। तो देखिए, विदरिंग का मतलब होता है चट्टान का अपने ही स्थान पे पड़े पड़े टूट जाना। यानी विदरिंग का क्या मतलब होगा
कि चट्टानों का टूटना अपने ही स्थान पे, यानी डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इन सीटू, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इन सीटू, चट्टानों का अपने ही स्थान पे टूटना। टूटना का मतलब डिसइंटीग्रेशन, इन सीतू, इन सीतू का क्या मतलब होता है? अपने ही स्थान पे चट्टानों का टूटना, स्वस्थाने इसको कहते हैं, चट्टानों का टूटना, स्वस्थान, चट्टानों का टूटना अपने ही स्थान पे, चट्टानों का टूटना, टूटना, स्वस्थाने, स्वस्थाने, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इन सीतू, इसको हम कहते हैं, जैसे सपोज कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे सपोज कीजिए ये पर्वत है, ठीक है ना, ये पर्वत है। अब यहां पे मान लीजिए सूरज की गर्मी आपने दी, इस पे गर्मी दी, यानी सूरज की गर्मी यहां पे दिया। तो मुझे बताइए, जैसे ही चट्टान पे सूरज की गर्मी आप देंगे तो चट्टान दिन में क्या होगी? फैल जाएगी, क्योंकि गर्मी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया उसने, और रात को ठंडी हो जाएगी, तो रात को सिकुड़ जाएगी। यानी ये प्रोसेस डेली होगा, दिन में फैलेगी, रात में सिकुड़ेगी, दिन में फैलेगी, रात में सिकुड़ेगी, और इस तरह से ये जो चट्टान है ये यहीं पे टूट जाती है, परे परे टूट जाएगी। और चट्टानों का अपने ही स्थान पे टूटना, अगर मैं आपसे कहूं चट्टानों का परे परे अपने ही स्थान पे, अगर ये मैं कहूं कि ये स्ट्रक्चर आपने देखा किसी पर्वत में कि चट्टानें क्रैक्स हो गई हैं, टूट गई हैं, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? अपक्षय हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि चट्टानों का अपने ही स्थान पे पड़े पड़े टूट जाना क्या कहलाता है? विदरिंग कहलाता है। अब ये विदरिंग तीन तरह से हो सकता है। चट्टान जो अपने स्थान पे टूट रहा है ये तीन तरह से टूट सकता है। कैसे कैसे? तो पहला, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं फिजिकल विदरिंग, पहला जो कहते हैं इसको हम फिजिकल विदरिंग कहते हैं, फिजिकल विदरिंग। फिजिकल विदरिंग, फिजिकल विदरिंग का मतलब होता है हिंदी में भौतिक अपक्षय। समझ गए? क्या होता है? भौतिक अपक्षय। इसको हम कहते हैं फिजिकल विदरिंग, यानी भौतिक अपक्षय। क्या होता है ये? और दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा जो है ये कौन सा अपक्षय है? तो ये है रासायनिक अपक्षय, यानी केमिकल विदरिंग। ये सब आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, केमिकल विदरिंग। ये सब नोट्स बना लीजिए, ये पूरा सीक्वेंस में चल रहा है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। यानी केमिकल विदरिंग, रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय। समझ गए? तो ये सब नोट्स बनाते रहिए। ये जो क्लास चल रही है ना, वो आप नोट्स आराम से बना सकते हैं। ये यूट्यूब की क्लास है, तो इसलिए आप आगे पीछे करके आप नोट्स आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको अड़चन इसमें नहीं आएगी। फिजिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग, और तीसरा है बायोलॉजिकल विदरिंग। तो तीसरा कौन सा विदरिंग हम लिख दें यहाँ पे? तो बायोलॉजिकल विदरिंग, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल विदरिंग, बायोलॉजिकल विदरिंग क्या होता है? जैविक अपक्षय इसको कहते हैं, जैविक अपक्षय कहते हैं इसको, जैविक अपक्षय, जैविक अपक्षय। तो सबसे पहले आई फिजिकल विदरिंग क्या है? फिजिकल का मतलब क्या है? मैंने बताया था रॉक्स में फिजिकल चेंज का क्या मतलब होता है। रॉक्स में फिजिकल चेंज का मतलब होता है अगर ये तापमान से हो रहा है या दबाव से हो रहा है। तो अगर मैं कहूं कि फिजिकल विदरिंग हो रहा है तो कैसे? या तो टेम्परेचर के कारण या प्रेशर के कारण। टेम्परेचर का मतलब क्या है? अगर सूरज की गर्मी मिल गई चट्टान को तो फैल जाएगी, रात में सिकुड़ जाएगी। तो फिजिकल विदरिंग जब भी होगा तो या तो वो टेम्परेचर के कारण होगा, समझे? किसके कारण होगा? या तो टेम्परेचर के कारण होगा या फिर प्रेशर के कारण होगा, दबाव के कारण होगा। समझ गए? अब मुझे बताइए, पृथ्वी का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां टेम्परेचर वेरिएशन मैक्सिमम होता है दैनिक, यानी दिन का मैक्सिमम तापमान, रात का न्यूनतम तापमान, इसको कहते हैं दैनिक तापांतर, डायरूनल टेम्परेचर वेरिएशन। समझ गए? तो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है? रेगिस्तान में होता है ना। सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर
कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। और अगर मैं कहूँ दैनिक तापांतर मिनिमम किस क्षेत्र में होता है, तो समुद्री क्षेत्र में। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन है, समझ गए? तो ये अगर मैं कहूँ टेम्परेचर और प्रेशर के कारण अगर चट्टान अगर टूट रही है, अपने ही स्थान पे पड़े पड़े टूट रही है, तो इसका मतलब वो फिजिकल विदरिंग है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेगिस्तान में कौन सा विदरिंग होगा, फिजिकल विदरिंग होगा या केमिकल विदरिंग होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप फिजिकल विदरिंग कहेंगे ना, भौतिक अपक्षय सबसे ज्यादा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दिए गए ऑप्शन में मुझे बताइए, इनमें से किस राज्य में भौतिक अपक्षय की क्रिया सबसे ज्यादा होगी? केरल में, मेघालय में, राजस्थान में या बिहार में? किस पे टिक लगाएंगे आप? राजस्थान में, यानी भौतिक अपक्षय सबसे ज्यादा है। अब देखिएगा कि राजस्थान में अगर आप चले जाइए और राजस्थान में आप जैसलमेर में रेगिस्तान में, थार रेगिस्तान में जाकर सो जाइए, 3 बजे रात में आप देखेंगे ना, पिस्टल शॉट की आवाज आती है, यानी गोली छूटने की आवाज आती है। आपको लगेगा कोई डकैत आ गया। ऐसा नहीं होता, चट्टानें फटती हैं, क्योंकि आप जानते हैं दैनिक तापांतर अगर दिन में ज्यादा है, रात में मिनिमम है, इसका मतलब चट्टानों में जो टेम्परेचर वेरिएशन हुआ उसके कारण क्रैक्स आ जाता है, चट्टानें फैलती है और उसमें टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। तो इसको हम पिस्टल शॉट कहते हैं। तो पिस्टल शॉट की आवाज जो है, ये किस प्रकार का विदरिंग है? फिजिकल विदरिंग है। प्रेशर भी, दबाव भी, अगर मैं कहूं कि दबाव अगर चट्टान के ऊपर बहुत ज्यादा है, ऊपर से चट्टान का, तो वो टूट जाती है। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर के कारण फिजिकल विदरिंग होता है। याद रखिएगा, फिजिकल विदरिंग होता है। अब देखिए केमिकल विदरिंग क्या है। केमिकल विदरिंग क्या है? सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि ये मैंने आपसे कहा कि ये चट्टान है। सपोज कीजिए ये चट्टान है, और चट्टान का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे क्या कहा था? चट्टान का क्या मतलब होता है? चट्टान का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, यानी यहाँ कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लोहा भी है, चूना भी है और ऑक्सीजन भी है, और इसमें कार्बन भी है, सब कुछ है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे बारिश हो जाए, इस चट्टान के ऊपर अगर बारिश हो जाए, तो बारिश का पानी जैसे ही कार्बन में मिलता है, मैंने आपको बताया था क्या बना लेता है? कार्बोनेट बना लेता है। कार्बोनेट बना लेता है। और कार्बोनेट क्या है? पानी में घुलनशील है और बह के निकल जाएगा। इसी के साथ ये जो प्रोसेस होता है कार्बोनेट के साथ, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कार्बोनेशन कहलाता है। बताया था ना, कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमने क्या बताया था, कैसे चेंज होता है? तो एक तो फिजिकल चेंज है, एक केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज का मतलब है कि अगर इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है, तो धीरे धीरे इसकी कार्बन की मात्रा क्या हुई? कम हो गई। इसके अलावा जो वाटर के साथ चट्टानों के अंदर हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया होती है, तो हाइड्रेट का निर्माण होता है। हाइड्रेट, और हाइड्रेट पानी में घुल के निकल जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं इसको। तो इसका हाइड्रेशन हो गया, यानी हाइड्रोजनीकरण हो गया। लोहे के साथ जंग लग जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो ये फेरिक ऑक्साइड जो बनता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, बताया था ना। अब इन सब से क्या होता है? अब देखिए चूना है या नमक है इसमें चट्टान में, तो ये दोनों सीधे पानी के साथ तो घुल के निकल जाएंगे, इसका मतलब सॉल्यूशन बनेगा इनका। तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? सॉल्यूशन। यानी कार्बोनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण और घोलीकरण। इन सब प्रोसेस से हुआ क्या? पानी गिरा, चट्टान के सारे खनिज को लेके बह गया। बह गया ना, तो चट्टान कमजोर हो गई या स्ट्रांग हो गई? ये जो चट्टान आप देख रहे हैं, ये सब कमजोर हो गई, और कमजोर होगी तो यहीं पे ये ढेर हो जाएगी, यानी सारी चट्टान निकल गई। अब इसमें से कार्बन ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ये सारे चट्टान के जो कण हैं, जो मिनरल्स हैं, ये सब बाहर आ रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये सब बाहर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो बाहर आए, ये जो कण बाहर आए, ये प्रोसेस क्या कहलाया? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। याद रखिएगा, कौन सा? लीचिंग, निच्छालन। तो निच्छालन विधि का मतलब केमिकल प्रोसेस है निच्छालन, या फिजिकल प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है? तो आप कहेंगे सर ये तो केमिकल प्रोसेस है ना, केमिकल प्रोसेस है। तो ये केमिकल प्रोसेस का मतलब जहां पानी ज्यादा होगा वहां निच्छालन या लीचिंग प्रोसेस ज्यादा होगा, और केमिकल विदरिंग भी ज्यादा होगा। तो इंडिया में किस राज्य में सबसे ज्यादा होगा? मुझे बताइए, इंडिया में किस राज्य में सबसे ज्यादा होगा?
केरल में सबसे ज्यादा होगा या फिर राजस्थान में सबसे ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे सर केरल में होगा। अब मुझे बताइए, लीचिंग एक ऐसी समस्या है जो इक्वाटोरियल रीजन में सबसे ज्यादा होती है। जैसे विषुवत-रेखीय क्षेत्र में ये लीचिंग जो प्रोसेस है ना, ये सबसे ज्यादा होता है, लीचिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो लीचिंग प्रोसेस है, इसको समझने के लिए आपको इसको देखना होगा। अब चट्टाने एक तो वैसे क्षेत्रों में जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। अब आइए, बायोलॉजिकल विदरिंग क्या है? क्या है बायोलॉजिकल विदरिंग? अब देखिए, ये सारे नोट्स बना लीजिए, उन्हें डिटेल से पढ़ा रहा हूं मैं, और इसको बार बार आप देखते रहिए ताकि आपको लगेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे। अब देखिए, बायोलॉजिकल क्या है? कुत्ते को देखा है कभी बालू या रेत को पीछे फेंकते हुए पांव से? तो आप देखिएगा, बहुत ऐसे जानवर हैं जो मिट्टी को खोदते रहते हैं या बिल बना लेते हैं। जैसे चूहा को देखा होगा बिल बनाते हुए। तो जितने भी बिलकारी जीव हैं, जो जिनको आता है बिल बनाने, वो जमीन के अंदर रहते हैं, वो चट्टानों को कमजोर करते हैं और वहीं पे ढेर कर देते हैं। मानव भी करता है। अब मानव देखिए, दिल्ली में मेट्रो जगह जगह चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें वहीं पे गड्ढा करके वहीं पे निकाल के छोड़ देता है। तो अगर जीव जंतुओं द्वारा या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के दौरान रोड बना रही है, सड़कें बना रही है, सुरंग बना रही है, इसके दौरान अगर कोई चट्टान अपने जगह से हिल गई, अपने जगह पे ही टूट गई, तो इसका मतलब वो कौन सा विदरिंग है? बायोलॉजिकल विदरिंग है। तो बायोलॉजिकल विदरिंग तो कहीं भी हो सकता है, ये जीव जंतुओं के द्वारा होता है, यानी एनिमल एक्टिविटी से होता है। ये एनिमल एक्टिविटी जीव जंतु या बिलकारी जीव जंतु को द्वारा, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के द्वारा होता है, याद रखिएगा। कौन सा डेवलपमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के द्वारा ये होता है, याद रखिएगा। तो ये सब क्या है? ये सब विदरिंग है। ये सब क्या है? ये सब विदरिंग है। तो इन सब को आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और एक बना लीजिए नोट्स, उसमें आपका ये चलता रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये विदरिंग है। अब आइए, मास वेस्टिंग क्या है इसको देखते हैं। मास वेस्टिंग किसको कहते हैं उसको देखते हैं। तो इसको आपने समेट लिया होगा, अब इसको हम मिटाते हैं। देखिए, तो ये विदरिंग हो गया। अब आइए हम आते हैं मास वेस्टिंग पे। तो मास वेस्टिंग में आइए, क्या है मास वेस्टिंग? तो देखिए, कभी पर्वत पे घूमने गए हैं? कभी पर्वत पे घूमने गए हैं? चलते हैं नैनीताल। अब देखिए, पर्वत पे घूमने आप जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पहाड़ी रास्ते पे जा रहे हैं आप, तो अपनी गाड़ी में बैठे आप और ऊपर जा रहे हैं आप, यानी ये गाड़ी है आपकी और पर्वत में जा रहे हैं आप। आप देखते हैं कुछ ऊंचाई चढ़ने के बाद ये जो चट्टान है पर्वत की, ये आपके गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। ठीक है, गिरा, आपके गाड़ी में को कुछ नहीं हुआ, लेकिन शीशा टूट गया। आपके गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन शीशा उसका टूट गया। आप बाहर निकलते हैं, इस चट्टान से पूछते हैं, अबे क्यों गिरे? गिरे क्यों? तुम ऊपर थे, ऊपर से नीचे क्यों गिरे? गिरना जरूरी था। तो ये चट्टान आपसे कहता है कि मुझे किसी ने नीचे खींचा है। इसका कहना क्या है? कि मुझे किसी ने नीचे खींचा है। अब किसने खींचा है इसको, मुझे बताइए, किसने इसको नीचे खींचा? इसको किसने नीचे खींचा? कौन से फोर्स ने नीचे खींचा? अरे कौन सा फोर्स ने? अगर एप्पल नीचे आया तो क्यों आया? ग्रेविटी, यानी ये चट्टान अगर नीचे आया है तो किस फोर्स के कारण आया है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। तो याद रखिएगा, चट्टान अगर अपने स्थान से डिस्प्लेस हो रही है, अगर वहां से हट रही है और उसके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स है, समझ गए, उसके पीछे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वह टर्म कहलाएगा मास वेस्टिंग। तो मास वेस्टिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल कौन सा है? पर्वत में ही होता है मास वेस्टिंग, प्लेन में नहीं होगा मास वेस्टिंग। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी चट्टान खिसक रही है, जैसे लैंडस्लाइड, नाम सुना होगा, लैंडस्लाइड। इसको कहते हैं भूस्खलन। क्या कहते हैं इसको? भूस्खलन। दूसरा एवलांचेस। एवलांचेस, एवलांचेस को क्या कहते हैं? हिमस्खलन। क्या कहते हैं? हिमस्खलन। हिमस्खलन, समझ गए। तीसरा लैंड रॉक्स फॉल। रॉक फॉल, रॉक फॉल का मतलब क्या हुआ? रॉक फॉल का मतलब चट्टान अवपात,
यानी चट्टान अवपात का मतलब जैसे मैंने कहा कि ये छोटा सा टुकड़ा गिर गया तो इसको रॉक फॉल कहेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये पूरा पहाड़ ही टूट के गिर गया तो लैंडस्लाइड कहेंगे। लैंडस्लाइड का चट्टान का आकार बहुत बड़ा होता है। एवलांचेस का मतलब होता है पत्थर की जगह अगर बर्फ गिर गया ऊपर से नीचे तो एवलांचेस होने लगा। इसी तरह से चौथा, सॉइल क्रिपिंग। सॉइल क्रिपिंग का मतलब देखिएगा, जब पर्वतीय क्षेत्र में आप देखेंगे मिट्टी नीचे सरपन होता रहता है, इसका क्रिपिंग होता है। क्रिपिंग का मतलब धीरे 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 खिसकती रहती है, तो सॉइल क्रिपिंग। पांचवा, डेब्रिस फ्लो। डेब्रिस फ्लो का मतलब देखे हैं, डेब्रिस फ्लो का मतलब जब बाढ़ वाढ़ आता है पहाड़ी नदी में तो मलबा उसके साथ बहता रहता है, मलबा प्रवाह। तो कोई भी नदी अगर ऊपर से नीचे आ रही है या फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग वो फ्लो कर रही है, अगेंस्ट में तो करेगी नहीं। तो पर्वतीय क्षेत्र में मलबा प्रवाह होता है। तो ये सब जितने भी हैं ये किसका प्रकार है? मास वेस्टिंग का प्रकार है। समझ गए? मास वेस्टिंग है, ये सारा वृहद क्षरण है। तो अगर पूछा जाए लैंडस्लाइड, एवलांचेज, इन चारों में से किसका प्रकार है? दैट इज द मास वेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। अब आइए नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं। तो ये समझ गए ये आप। अब देखिए आगे आइए, इसको मिटाता हूं मैं, इसको मैं मिटाता हूं। ट्रांसपोर्टेशन समझिए क्या है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये देखिए। ट्रांसपोर्टेशन, सपोज कीजिए यहां आपका खेत है एक पड़ा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? और बगल में आपके चाचे का खेत है, चाचा का खेत है। अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे आपकी जो मिट्टी है, यहाँ पे खेती करते हैं आप, खूब अच्छे से खेती करते हैं आप, और ये फर्टाइल लैंड है, ये जोत दिया मैंने खेत को, तो ये खेत जो है क्या है? उपजाऊ है, फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ है। और ये जो खेत है चाचा का आपका, ये क्या है? ये अनुपजाऊ है, ये अनुपजाऊ खेत है, अनफर्टाइल खेत है, अनफर्टाइल। समझ गए? ये अनुपजाऊ है, ये उपजाऊ है, ये अनुपजाऊ है। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद आपने क्या देखा? आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स आपने क्या देखा कि ये उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ कि आपका खेत अनुपजाऊ हो गया। अब इसमें बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन बगल में जो चाचा का खेत है, ये जो चाचा का खेत है ये उपजाऊ हो रहा है, ये उपजाऊ हो रहा है। अब देखिए हुआ क्या है, तो अगर आप में से किसी का भी ये अनफर्टाइल हो गया आपका खेत, अनुपजाऊ, और ये हो गया चाचा का खेत फर्टाइल हो गया। इसका मतलब यहाँ फर्टाइल था, ये अनफर्टाइल था। इसका मतलब अगर आपका खेत नदी के किनारे है या फिर ऐसे क्षेत्र में है जहां विंड बहुत तेज से चलती है, हवा का एक्शन बहुत तेज से होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि नदियां हो या हवा हो, ये सब क्या करती है? एक जगह से मिट्टी को उड़ा के दूसरे जगह जमा करने लगती है। तो अगर विंड एक्शन का डायरेक्शन, अगर मैं कहूं हवा का डायरेक्शन अगर इधर से इधर है, या नदियां अगर जा रही है, फैल रही है, तो उसने कटाव कर दिया और यहां बिछा दिया सारे लेयर को, तो ये जो मिट्टी है फर्टाइल हो गई। इसका मतलब यहां भी चट्टान क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है। तो चट्टान अगर डिस्प्लेस हो रही है और पर्वतीय एरिया में नहीं हो रही है, प्लेन में हो रही है, और उसको डिस्प्लेस करने का कोई मीडिया है, मीडिया का मतलब एक्सोजेनेटिक फोर्स है। एक्सोजेनेटिक फोर्स किसको कहते हैं? बहिर्जात शक्ति आप किसको कहेंगे? जो बाहरी शक्ति है, बाहरी शक्ति का मतलब हवा है, ये शक्ति है, नदी है, ये शक्ति है, ग्लेशियर है, ये शक्ति है, पिघलती है तो ऊपर से नीचे आती है, तो ये सब एक्सोजेनेटिक फोर्स है। तो अगर प्लेन एरिया में कोई चट्टान एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो रही है और उसके पीछे एक्सोजेनेटिक फोर्स है, तो एक्सोजेनेटिक फोर्स अगर उसके पीछे है, या तो नदी है, या फिर विंड है, पवन है, या फिर सी वेव्स है, समुद्री लहरें हैं, वो भी कटाव कर देती हैं, लहरें हैं, समुद्री लहरें, या फिर ग्लेशियर है, हिमानी जिसको आप कहते हैं, ये सब अगर मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान अगर ले जा रही है, इसका मतलब है कि वह टर्म ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जब भी यूज किया जाता है ज्योग्राफी में, तो कौन से फोर्स के लिए यूज किया जाता है? एक्सोजेनेटिक फोर्स के लिए यूज किया जाता है। समझ गए? एक्सोजेनेटिक फोर्स यानी बहिर्जात शक्ति, बहिर्जात शक्तियां। समझ गए?
तो एक्सोजेनेटिक फोर्स ये सारे हैं, ये सारे कौन से फोर्स हैं? बहिर्जात शक्तियां हैं, ये सब कौन सी? एक्सोजेनेटिक फोर्स है, याद रखिएगा, ये सब एक्सोजेनेटिक फोर्स है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यानी मिट्टी आपकी, अब यहां जो मिट्टी आपकी खत्म हो गई, जो ऊपरी लेयर समाप्त हो गया, इसका मतलब इस कंप्लीट एरिया का क्या हो गया है? अपर्दन हो गया है, इरोजन हो गया है। इसको हम क्या कहते हैं? अपर्दन। समझ गए? अपर्दन, इसको हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तो अपर्दन कहते हैं। जरा देखिए, तो हम अपर्दन इसको कहेंगे। अब है कि अपर्दन होता है तो कैसे होता है? लास्ट टर्म क्या है? अपर्दन है। इरोजन अगर होता है तो कैसे होता है? तो हम आते हैं इरोजन में। ट्रांसपोर्टेशन याद रखिएगा, जब भी होगा बहिर्जात शक्तियों से होगा और किसी से नहीं होता। इरोजन क्या होता है इसको समझिए, इरोजन क्या होता है इसको समझना है, इसको समझना है। इरोजन क्या होता है इसको समझना है। देखिए क्या होता है इरोजन, इसको हम देखते हैं। इरोजन, अब देखिए इरोजन, इरोजन तो मिट्टी का कटना है। जैसे सपोज कीजिए ये क्रस्ट है, समझ गए? तो याद रखिएगा, अभी मिट्टी में पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर ये क्रस्ट है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, तो याद रखिएगा सबसे ऊपरी जो परत होती है, जो फर्टाइल लेयर होती है, सबसे ऊपरी परत, इसको हम ओ लेयर कहते हैं। ओ लेयर, समझ गए? ओ लेयर, तो ओ लेयर सबसे ऊपरी लेयर है किसी भी मिट्टी का। तो अगर कटाव होता है और सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सा लेयर है? ओ लेयर। तो इसी का कटना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। अगर ये पूरी तरह से ओ लेयर खत्म हो गई तो इसका मतलब होता है कि इरोजन हो गया, अपर्दन हो गया। तो ये ओ लेयर है, तो इरोजन इसी को कहते हैं। अब इरोजन कितने तरह से होता है? तो देखिए मैं आपको बताता हूं कितने तरह से होता है। तो पहला स्टेप है एस्प्लैश इरोजन। एस्प्लैश इरोजन, समझ गए? एस्प्लैश इरोजन, इसको कहते हैं एस्प्लैश या फिर बूंद बूंद इरोजन। बूंद बूंद इरोजन, बूंद बूंद अपर्दन, ये पहला स्टेप है किसी भी इरोजन का। दूसरे स्टेप है जिसको हम कहते हैं रील अपर्दन। याद रखिएगा ये सब सीक्वेंस में है, मैं समझा रहा हूं आपको। रील अपर्दन, हिंदी में इसको लिखते हैं रील अपर्दन। रील अपर्दन। तीसरा है जिसको हम कहते हैं गली अपर्दन। गली अपर्दन, गली इरोजन, गली अपर्दन, गली अपर्दन, समझ गए? और चौथा जिसको हम कहते हैं सीट अपर्दन। सीट अपर्दन, इरोजन का फाइनल स्टेज होता है परत अपर्दन। परत अपर्दन, समझ गए? तो स्प्लैश इरोजन सबसे पहले समझिए क्या होता है। स्प्लैश इरोजन क्या होता है इसको सबसे पहले समझिए, इसको पहले समझते हैं। देखिए स्प्लैश इरोजन क्या है, सबसे पहले देखिए, अगर मैं कहूं कि ये सपोज कीजिए ग्लास है और ग्लास में पानी डाला हुआ है, सपोज कीजिए, और एक बूंद में पानी यहाँ पे गिरा हूं, और यहाँ पे मान लीजिए जमीन खाली है। जमीन खाली है का मतलब खेत है। तो अगर बूंद अगर लगातार मैं यहाँ टपकाऊं, टपकेगा अगर, तो जहां पे बूंद गिरता है वहां पे आप देखिएगा जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं। समझ गए? जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं। तो जहां भी खेत में आप देखिएगा अगर बारिश होता है या कोई पानी का सोर्स है, अगर बार बार वहां पे गिर रहा है, तो वहां पे पहले जगह जगह छोटी छोटी बूंद जमा होती है। यहीं से अपर्दन शुरू होता है, और इस अपर्दन को हम कौन सा अपर्दन कहते हैं? स्प्लैश इरोजन या बूंद बूंद अपर्दन। लेकिन अगर मैं कहूं बार बार इसमें अगर पानी भर जाए, इसका मतलब इसकी चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब देखिएगा इसकी चौड़ाई बढ़ने लगी और दो जो बूंद है ये आपस में मिलने लगते हैं, और ये दो बूंद आपस में मिलके एक छोटी छोटी नाली, धारी बना लेते हैं। खेतों में धारियां बनने लगती हैं, खेतों में आप देखिएगा धारियां बनने लगती है। इस तरह से डेवलप्ड हो जाता है। देखिए इस तरह से ये धारियां बनने लगे, इस तरह से ये धारियां डेवलप्ड हो गई बननी, समझ गए? ये इस तरह से धारियां बनने लगी, और ये इस तरह से नाली बनने लगती है खेतों में छोटी छोटी, और इसी को कहते हैं हम रील इरोजन, रील अपर्दन। लेकिन अब मुझे बताइए ये छोटी छोटी जो नाली है इसकी चौड़ाई क्या होगी? बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो आप देखेंगे ये जो
रीजन है, ये छोटे छोटे टीलों में बदलने लगेगा और ये बीच में पानी का सर्कुलेशन होने लगता है। तो ये गली इरोजन हो गया। गली इरोजन का मतलब है अब ये नाली नाला बन गया है और छोटे छोटे बीच में वितरिकाएं, जो पानी बह रहा है ये छोटी छोटी, जैसे बाढ़ का पानी है तो बाढ़ का पानी है या फिर नदियों का पानी घुस गया या बहुत ज़्यादा जल वर्षा हुआ, तब ये पानी छोटे छोटे क्षेत्र में घुस जाती है और इस क्षेत्र में छोटे छोटे टीले बनने लगते हैं। जैसे चंबल, चंबल का जो बीहर है वो एकदम एडजेक्ट इसका एग्जाम्पल है, किसका? गली अपर्दन का। तो ये गली अपर्दन याद रखिएगा, एडजेक्ट एग्जाम्पल है किसका? चंबल का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो ये किसका एग्जाम्पल है? चंबल बैडलैंड टोपोग्राफी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चंबल बैडलैंड टोपोग्राफी, इसको कहते हैं चंबल का बीहर। चंबल का बीहर कहते हैं, याद रखिएगा, चंबल का बीहर। तो चंबल का बीहर, चंबल बैडलैंड टोपोग्राफी किसका एग्जाम्पल है? किस तरह का अपर्दन है? तो ये गली अपर्दन है, याद रखिएगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं कहूं ये गली बन गया और इधर भी ये गली बन गया, बीच में जो फर्टाइल लैंड है ये धीरे धीरे रहेगा या समाप्त होने लगेगा? तो ये भी एक दिन क्या होगा, जैसे ये छोटी छोटी गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, छोटी छोटी, लेकिन बीच में ये फर्टाइल लैंड है, तो अगर इसका जो है आकार अगर बढ़ने लगे, इसका मतलब क्या है? इसका आकार अगर बढ़ गया, इसका मतलब पूरी जमीन का जो ऊपरी लेयर है वो समाप्त हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा कौन सा इरोजन? सीट इरोजन। सीट इरोजन का मतलब है कि जमीन अब ऊसर हो गई है, यानी इस पर खेती नहीं किया जा सकता है। ये लास्ट है सीट इरोजन। तो सबसे पहला स्प्लैश इरोजन, फिर रील इरोजन, फिर गली इरोजन और सीट इरोजन। आपको याद रखना है गली इरोजन चंबल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब इन सारे इरोजन्स को, जो डेनुडेशंस का सबसे लास्ट स्टेज है, इसको रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? अगर मैं कहूं इरोजन को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, तो देखिए इरोजन को रोकने के लिए कई सारे प्रयास किए जाते हैं। कौन सा प्रयास है? तो देखिए सबसे पहले क्या है, इरोजन को रोकने के लिए अगर सबसे पहला पॉइंट आप यहां पे लिखना चाहें तो देखिए क्या क्या पॉइंट हो सकता है। क्या क्या पॉइंट हो सकता है यहां पे मैं आपको बताता हूं क्या क्या पॉइंट होगा। इरोजन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो पहला प्रयास आप क्या कीजिएगा? ए फॉरेस्टेशन, वन लगाइए, वनीकरण जिसको हम कहते हैं ए फॉरेस्टेशन, है ना, वन लगाइए। अगर आप वन लगा देते हैं तो जमीन कटने से रुक जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि वन लगाना चाहिए। दूसरा आप क्या करेंगे? दूसरा, अगर रिवर है, रिवर का पानी फैलता है बाढ़ में और कटाव करता है, तो उन रिवर पे डैम बना दीजिए। तो दूसरा क्या करेंगे? डैम कंस्ट्रक्शन। डैम कंस्ट्रक्शन यानी डैम बना दीजिए ताकि पीछे वाला जो गांव है जहां पानी फैल जा रहा है वो गांव भी बच जाएगा और मृदा जो सॉइल है इरोजन होने से भी बच जाएगा। इसके अलावा जो मवेशी खुले में आप छोड़ देते हैं और छोटी छोटी घास को वो खाती रहती है और छोटे घास को खींचती है तो मिट्टी भी बाहर आ जाता है। तो आप ग्रेजिंग मत कराइए, ओवर ग्रेजिंग मत कराइए, अति चराई को रोकिए। इसको कहा जाता है तीसरा, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। समझ गए? कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, अति चराई को रोकिए। चौथा क्या कीजिएगा आप? चौथा अगर मैं आपसे कहूं क्या कीजिएगा? चौथा तो कहा जाता है जो पहाड़ी जमीन है उस पे जो ढाल होता है, जिस तरफ ढाल बहुत मंद ढाल हो वहां पे सीढ़ी बना दीजिए और सीढ़ी बनाकर खेती करिए। तो इसको कहते हैं हम स्टेप फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती, स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग से क्या होगा कि अगर बारिश होगी तो स्टेप वाइज धीरे 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 नीचे की तरफ पानी स्लोप पे बहुत तेजी से गिरने की अवस्था, धीरे धीरे उसका सिंचाई भी हो जाएगा और मृदा कटाव से भी आप बच जाएंगे। इसके अलावा मल्चिंग, मल्चिंग का मतलब है अगर आपका खेत राजस्थान में है या शुष्क प्रदेश में है जहां हवा का एक्शन बहुत होता है और मिट्टी के कण को उड़ाकर ले जाया जाता है, तो जहां वेटलैंड है या आर्द्र भूमि है, जैसे भारत का पूर्वी क्षेत्र है, बिहार है, वहां ये मल्चिंग बहुत कम होता है। लेकिन जो वेस्ट वाला पार्ट है आपके इंडिया का, वहां मल्चिंग ज्यादा होता है। क्या है मल्चिंग? तो खेत को ढक दीजिए, चाहे प्लास्टिक से ढक दीजिए या खरपतवार से ढक दीजिए। दो चीज होगा उससे, एक तो सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और दूसरा मिट्टी में जो नमी है वो इवेपोरेट नहीं होता। हाँ, जगह जगह अगर प्लास्टिक मल्चिंग कर रहे हैं तो जगह जगह आप राजस्थान में है
तो जगह जगह आप छेद कर दीजिए प्लास्टिक में और वहीं पे पौधे लगाइए जहां पे आपको लगाना है। इससे क्या होगा कि रात में ओस की बूंद अगर प्लास्टिक के ऊपर अगर गिरती है तो वहीं जाके वो प्लास्टिक में, वहीं जाके मिट्टी में जाएगी जहां पे छेद आपने किया, और सिंचाई भी हो जाएगा। तो कहा जाता है एक तरह से ड्राई फार्मिंग भी हो जाएगा, आपका शुष्क कृषि भी हो जाएगा। तो मल्चिंग क्या है कि खेतों को ढकना किसी भी चीज से, खरपतवार से या फिर प्लास्टिक से, किसी भी चीज से आप ढक दीजिए। इसके अलावा छठा, छठा भी अगर मैं आपसे कहूं तो छठा है, बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कंटूर, जैसे आपने स्टेप फार्मिंग किया है वैसे ही कंटूर फार्मिंग कर दीजिए। कंटूर फार्मिंग इसको कहते हैं समोच्च रेखीय कृषि। आप देखेंगे बहुत दूर से अगर आप पर्वत में जाएंगे तो एक तरह का कंटूर लाइन बनाया जाता है, जैसे मानचित्र को दर्शाने के लिए एक लाइन होता है जिसको हम कंटूर कहते हैं। वो मैं आगे बता दूंगा, अलग से उसका एक कंटूर लाइन का मैं क्लास ले लूंगा जो कार्टोग्राफी का है। तो कंटूर का मतलब है समान ऊंचाई को मिलाने वाली एक रेखा होती है, जिससे क्या होता है इरोजन को बचाया जा सकता है। कंटूर फार्मिंग समोच्च रेखीय कृषि करते हैं। तो ये बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप इरोजन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, डेनुडेशन नाम दिया। तो ये चैप्टर हुआ समाप्त और आप इसका नोट्स बना लीजिए और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक सेक्शन समाप्त होगा, फिर दूसरे में आएंगे, तीसरे में आएंगे, और आप ज्योग्राफी में जहां भी नॉलेज लेना चाहें किसी भी रूप में, आईएएस, पीसीएस, जेआरएफ, नेट के लिए भी, तो आप इसी प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। आईएएस पीसीएस में ऑप्शनल के भी आप जो भी चैप्टर हैं आपके डिमांड के अनुसार आप अगर मैसेज करते हैं कि सर मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, मैं वो आपको वीडियो बना के आपके यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो ये आपका डिमांड है, यानी वीडियो ऑन डिमांड मैं ये ऑफर आपको दे रहा हूं क्लासेस में। तो कहा जाता है कि क्लासेस में बैठने वाले बच्चे जो होते हैं ये सीक्वेंस में चलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ इशू पे, कुछ ऐसा टॉपिक है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है उस पर मैं क्लास बना दूं, तो आप, मैं बना सकता हूं। तो आज की सभा यहीं समाप्त हुई, और हमसे जुड़ने के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पे उसको जोड़ लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, और उसको आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।